फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो खबर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस मायने में है कि आज की जो खबर है वो निकल करके आ रही है हमारे डिफेंस सेक्टर से और साथ ही साथ मेक इन इंडिया से। यानी कि आज की जो खबर है आपको यह एहसास कराएगी कि किस प्रकार से जो भारत का 2047 का जो विजन है डेवलप्ड कंट्री बनने का, वो यूं ही नहीं है बल्कि उसकी ओर तेजी से कार्य जारी है। देखना हुआ क्या है, जो दो तीन डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो जो हुए हैं मैं आपको बताऊंगा। हो क्या रहा है कि भारत के द्वारा अपने देश को, यानी कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत हम बनने जा रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में नेट एक्सपोर्टर। और हमने ये कदम रख दिया है। आप जानते होंगे कि अगर भारत ने ये कार्य किए हैं तो इनके जो रिजल्ट है आने वाले 20 से 25 वर्ष में आने वाले हैं और भारत जो है वो किस प्रकार की एक महाशक्ति बनकर के उभरने वाला है, आज आपको इसे देखने के बाद में, सुनने के बाद में समझ आ जाएगा क्लियर। देखिए, वैश्विक साझेदारी भारत में विनिर्माण, यानी कि भारत के अंदर जो डिफेंस को लेकर के हम पूरी तरीका से आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। देखते होता क्या है, होता यह है रूस के साथ तो हमने जो है, सिर्फ रूस ही नहीं, आगे आपको पूरा बताऊंगा, पूरा सुन के जाना। रूस के साथ साझेदारी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे बोलते हैं हॉल, इसके द्वारा SJ-100 जो रीजनल जेट बनाए जाएंगे। SJ-100 यानी कि इनकी पूरी की पूरा जो सेटअप है, यानी कि इनको जो प्रोडक्शन करने का जो सेटअप है वो भारत के द्वारा रूस के साथ मिलकर के लगाया गया है। और देखना, यूरोप का जो एयरबस है, आप जानते होंगे यूरोप का जो है एयरबस है और टाटा के द्वारा एक साथ जो है मिलकर के वडोदरा के अंदर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो निर्माण है वो जारी है लगातार। आगे देखना, ब्राजील का एम्ब्रेयर जो है उनके साथ मिलकर के भारत के अंदर एक अडानी ग्रुप, आप जानते होंगे अडानी ग्रुप को, अडानी ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर के C390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जो है उनका निर्माण जो है वो शुरू कर दिया है। और आगे देखना आप, सिर्फ ये असेंबली नहीं है, ये मैं समझ लेना कि भारत के अंदर सिर्फ असेंबली हो रही है, नहीं, बात आती है मेक इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर इनका जो है निर्माण भी हो रहा है। ऐसा ही नहीं है, अब पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो बनाया जा रहा है। जब इसमें होगा क्या, सबसे बड़ी जो बाधा थी वो थी टेक्निकल इंजन टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर की। तो अब भारत के अंदर जो हमारी जो CSIR और NAL, इन दोनों ने जो मिलकर के रूस के साथ एक रोस्टेक, रूस का जो एक रोस्टेक है उसके साथ मिलकर के एयरक्राफ्ट का जो इंजन है, उसका इंजन का जो विकास है वो भारत के अंदर ही करना प्रारंभ कर दिया है। आर्थिक विकास और रोजगार, जब ये सब होगा, आपको जो मैंने पीछे इशारा बताया ना, ये C295 हो या फिर C390 हो या फिर SJ-100 हो, जब इनका मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी तो उससे आर्थिक विकास और भारत के अंदर जो युवा है, जो इंजीनियर हैं, उनके लिए जो रोजगार है वो मिलने वाले हैं। और इसी के साथ में जो है MSME सेक्टर जो है उसको बहुत बड़ा जो है फायदा होने जा रहा है। आगे देखना, भविष्य की उड़ान, साथ ही साथ में जो भारत के अंदर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स को जो है मजबूत करना था, मैं आगे आपको उसका पूरा बताऊंगा। भविष्य की उड़ान और एक्सपोर्ट हब बनाने का लक्ष्य है। अफ्रीका हो, आसियान हो, मध्य पूर्व हो, इन सब में भारत के, यानी कि मेड इन इंडिया के तहत बने हुए जो विमान हैं उनको निर्यात करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। आगे हम इसमें देखेंगे इसे थोड़ा विस्तार से। भारत की नई उड़ान, खरीदार से निर्माता बनने का जो सफर है वो हो रहा है। और एक मूक क्रांति मतलब है कि जो बिना शोर मचाए ही ऐसी क्रांति भारत के अंदर चल रही है जो आने वाले 2047 यानी कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाली है। एक समय था जब भारत केवल विमान खरीदता था, आज भारत विमान बनाना भी सीख रहा है दूसरे देशों के साथ में। और आपके मन में ये सब सुनकर के ये भी आ रहा होगा कि दूसरे देशों को क्या फायदा है, क्यों भारत के साथ में टेक्नोलॉजी शेयर कर ही क्यों रहे हैं, या उन्हें ऐसा करने से प्रॉफिट क्या होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी जब ये सवाल दिमाग में आए कि जो भी देश हमारे साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं या हमारे साथ मिलकर के मेक इन इंडिया के तहत ये सारा कार्य कर रहे हैं, उनके देशों में अपने आप में सैचुरेशन आ चुका है। यानी कि हम सैचुरेशन बोले तो इस तरीका का कि देशों के अंदर डिमांड ही नहीं है। यानी कि देश के अंदर जब डिमांड नहीं है, टेक्नोलॉजी है उनके पास में, लेकिन देश के अंदर से डिमांड खत्म हो गई है। अब वो इतना ज्यादा उनके पास में पॉपुलेशन है नहीं, और अगर पॉपुलेशन भी है तो उनके पास में एक युवा पॉपुलेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि देश हो रहे हैं बूढ़े। हमारे देश के अंदर अगर आप एवरेज एज भी देखोगे तो लेस देन 35 ईयर है, और कितने लोगों का, लगभग 50% लोगों का जो एज है वो लेस देन 35 है। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ डिमांड भी है और साथ ही साथ में एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसकी अपनी परचेजिंग पावर भी है। तो भारत के अंदर अगर ये दो कॉम्बिनेशन मिल गए हैं तो क्या चाहिए देशों को चाहिए उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े। अब ये सब करने के लिए ही तो आप देखा होगा कि आपने किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ FTA किया है, क्योंकि उनको चाहिए बहुत बड़ा बाजार और भारत के अंदर वो है सारा बाजार। अब देखना, यह केवल एक व्यापार नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट भी है। क्यों है, जो मैं अभी आपको समझाया है। दुनिया के दिग्गज रूस, अमेरिका, यूरोप और ब्राजील अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहे हैं। कारण क्या, कारण वही है कि अगर यूरोप के अंदर आप ये सब बनाओगे तो वहां पर इसकी जो लेबर कॉस्ट है, जो जिस तरीका के स्किल्ड लोग चाहिए उस तरीका के लोगों की जो अपनी सैलरी है वो बहुत ज्यादा है, जिससे जो कॉस्ट कटिंग है वो हो नहीं पाती। लेकिन भारत के अंदर ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। आगे देखना, यह कोई सहयोग नहीं है, एक स्पष्ट पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया है कि रूस का UAC और भारत का जो हॉल, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं। इसी तरीका से अडानी ग्रुप और
ब्राजील का जो एम्ब्रेयर है वो साथ मिलकर के, इसी तरीके से टाटा और एयरबस यूरोप का, ये दोनों साथ मिल गए हैं। महिंद्रा और जो एम्ब्रेयर ये जो है एक साथ मिलकर के बना रहे हैं, और इसमें हमारी दो एजेंसी जो है वो लगातार शामिल है, CSIR और NAL, और इनके साथ मिला हुआ है एक रूस का रोस्टेक। ठीक है, इस तरीका का जो इंजन है उसका निर्माण जो है ये कर रहे हैं। आगे देखना, लक्ष्य क्या है, भारत को दुनिया का अगला नागरिक विमान निर्माण केंद्र जो है, यानी कि सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो है ये पूरा का पूरा ये सारा का सारा जो पॉलिसी है वो इसी की ओर इशारा करती है। घरेलू मांग परिवर्तन का इंजन, क्यों, जैसा कि मैंने बताया भारत का जो है वैश्विक जनसंख्या का 17% ऐसा है भारत के अंदर, ठीक है, जिसको ये सब कुछ चाहिए। यानी कि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है जो बिल्कुल युवा है, उसकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, लगभग कितना है, 17%। और याद रखना, जब हम भारत में प्रतिशत की बात करते हैं तो यहाँ 140 करोड़ लोगों पर आएगी ये 17%। नहीं समझे, नहीं आप समझ जाओगे। देखो पॉपुलेशन का जो बेस है ना वो बहुत नंबर ही बहुत बड़ा है, और उसका 17%, अगर 17% का है तो मैं बता रहा हूं कम से कम 10-15 देशों की आबादी से भी ज्यादा है ये। क्लियर, तो ये 17% संख्या है जो कि युवा है। आवश्यकता है भारत को अगले कुछ वर्षों में 5000 जेट्स की जो है आवश्यकता होने वाली है, जो कि हमारे डोमेस्टिक जो एयरलाइंस है उनके लिए जरूरत होगी। आगे देखना, औसत आयु लगभग 67% ऐसे लोग हैं भारत में जिनकी जो आयु है लगभग 35 साल से कम है, यानी कि एक तरीका से युवा देश है। आगे देखना, हवाई यात्रा की मांग, भारत में जिस प्रकार से जो हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है उसी हिसाब से लोगों को जो है टाइम की कीमत समझ आती है। देखो एक बात याद रखना, टाइम की कीमत किसके लिए है, जिसके पास पैसा है। जब पैसा नहीं है तो टाइम की भी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब पैसा आता है तो टाइम ही मनी बन जाता है। जैसे कि भारत में जिस तरीका से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं बस से जाऊंगा तो मुझे 5 घंटा लगेंगे, लेकिन अगर मैं एयरलाइन से जाऊंगा तो मैं 1.5 घंटा में पहुंच जाऊंगा। अगर जो बचा हुआ समय है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि अगर उसके पास काम है, मैं वही शुरू में बताया, तो वो जो 3 घंटे है उसमें जो बीच का जो किराया है उससे वो 3 गुना मनी कमा सकता है। तो इसलिए कहते हैं समय ही क्या है उसके लिए, मनी है, इसलिए वो प्रेफर करेगा कि वो एयरलाइन से जाए। लेकिन हमारे पास में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनना है। देखो आप कुछ भी कहो, बीजेपी की सरकार की आलोचना हम करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करते हैं कि वो जिस तरीके के कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो है जिस तरीके की धाक जमा करके रखी हुई है और देश के डेवलपमेंट को लेकर के जो उनका विजन है उसकी आप आलोचना कर नहीं सकते, ये आप समझिए। क्लियर, आगे देखना, बदलाव, समय बचाने के लिए ट्रेन और बस से जो लंबी यात्रा है वो करने से लोग बचते हैं, और वही है कि रूस के पास तकनीकी है, लेकिन वही है, रूस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के साथ भी यही समस्या है। भारत के पास जो है डिमांड है और इसीलिए जो वैश्विक कंपनियां हैं वो भारत आ रही है। मैंने अभी आपको बताया भी था, भारत के अंदर एक योजना आई थी जिसका नाम था उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, है ना। ये जो योजना थी इसी को लेकर के ये सारा कार्य किया जा रहा है कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया गया है, पॉलिसी लेवल में बिल्कुल कार्य कर चुके हैं। अब लास्ट जो है ये है कि हमारे पास में लगभग 5000 जेट्स ऐसे होने चाहिए। मैं आपको बाइफरकेशन भी इसका बताऊंगा कि 300 सीटर कितने होने चाहिए, 60 सीटर, 30 सीटर, 20 सीटर्स कितने कितने चाहिए, ताकि ये जो योजना थी जो लाई गई थी पूरे देश का आम नागरिक, इसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अब हमें बोइंग या एयरबस जैसे जो बड़े बड़े प्लेन हैं वो ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो उड़े देश का आम नागरिक वाली जो योजना है इसमें बड़े बड़े प्लेन नहीं चाहिए, बल्कि 70, 75 से 100 सीटर जो है वो रीजनल जो है जेट्स भी हमें चाहिए, जिसके अंदर हम 2 टायर और 3 टायर जो शहर है उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्टिविटी अगर होती है तो आप सोचिए कि हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी जो है वो कितनी तेजी से आगे बूम करने वाली है। तो इसीलिए नहीं कहते, इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम तीसरे दुनिया के बड़े देश बन चुके, चौथे दुनिया के बड़े देश बन चुके हैं, तो हमको तीसरा बड़ा देश बनना है, और इसके बाद में हमारा टारगेट होगा दूसरा सबसे बड़ा देश बनना। और वो होगा कैसे, वो होगा इस तरीका की पॉलिसी जब हम देश में लागू करेंगे उससे होगा। सरकार उड़ान रूट्स जो है उनका जो रीजनल कनेक्टिविटी है उनको लगातार प्राथमिकता दे रही है, जिसके लिए हमें छोटे जो विमान होंगे उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे टायर 2, टायर 3 जैसे मैंने आपको बताया है, वही अगर आपको किशनगंज को कनेक्ट करना है, धनबाद से कनेक्ट करना है ना, उसी तरीके से आपको मुंबई को कनेक्ट करना है, हुबली से कनेक्ट करना है, तो इनके लिए यही जो स्कीम लाई गई थी, उड़े देश का आम नागरिक। आगे देखना, नागरिक उड्डयन नए समीकरण बन रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीका से रूस का यूएसी और भारत का जो हॉल दोनों मिलकर के SJ100 सुपर जेट लगभग 75 से लेकर के 100 सीटर जो है वो बना रहे हैं। और ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी है मैंने आपको बताया, देश की जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। अडानी और जो मिलकर के एम्ब्रेयर, ये ब्राजील का है, ये मिलकर के जो है बना रहे हैं बड़े विमान, जिनके अंदर जो है आप समझिए मोर देन 100 सीट्स के लिए होगा। नागरिक विमान और MRO इकोसिस्टम के लिए समझौता, उद्देश्य है सिविल एविएशन में लगातार समानांतर जो निर्माण है उसको जो है आगे बढ़ाना है। आगे देखना, सैन्य और परिवहन विमान, ये तो होगा डोमेस्टिक में सिर्फ जो सिविल एविएशन है। अब बात आती है कि जो हमारे मिलिट्री के लिए जो विमान चाहिए उनका भी तो चाहिए। देखना, इसमें हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। टाटा और एयरबस ने साथ मिलकर के एक जो है जो NDA बोलते हैं इसको, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये सब ये अच्छा ये याद रखना,
ये एनडीए हो चुके हैं, ये ऐसे ही नहीं है, हवा में नहीं है, ये सब एनडीए हो चुके हैं। एनडीए मैंने अभी आपको बताया है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी कि इसकी रिपोर्ट ज्यादा बाहर आएंगी नहीं, लेकिन जो मेरे पास जानकारी थी, जो मैंने इस पर देखा, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। टाटा और एयरबस C295 वडोदरा असेंबली लाइन चालू हो चुकी है और सितंबर 2026 में जो है मेड इन इंडिया का जो पहला विमान है ये तैयार करके लाएंगे। आगे देखना, महिंद्रा और एम्ब्रेयर जो है ये दोनों C390 इस तरीका का जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, और साथ ही साथ सप्लाई चेन जो है वो भी कहां जाएगी, भारत से जाएगी, और भारत के अंदर ही जो है स्किलिंग इसकी भी जो है की जाएगी। आगे देखना, अंतिम छोर तक जो है संपर्क, छोटे विमान और सी प्लेन जो होते हैं, सी प्लेन जानते हैं ना, इस तरीका से जो जब आप कभी जाते होंगे टूरिस्ट बन करके, तो सी के ऊपर जो है इस तरह के प्लेन चलाए जाते हैं, तो इनको लेकर के भी चल रही है लगातार। अंडमान निकोबार जैसे जो अपने आप दूर दराज के जो टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं उनके लिए इस तरीका के हमें प्लेन की आवश्यकता होगी। शक्ति एविएशन और ओमनीपोल ग्रुप द्वारा, ये चेक रिपब्लिक की दोनों हैं, तो इनके द्वारा मिलकर के इस तरीका के जो प्लेन है उनका लिए भी एनडीए हमारे साथ हो चुका है। और इसके अंदर बनाए जाएंगे L400 जो कि लगभग 19 सीटर होंगे, और सी प्लेन जो होंगे वो भी इसी के तहत आएंगे, ये दोनों मिलकर के करेंगे। आगे देखना, योजना हुए 20 से 30 सीटर विमान जो है वो हमारे घरेलू इकोसिस्टम और साथ ही साथ में इस तरह के जो टूरिस्ट प्लेस है उनकी जो कनेक्टिविटी है उसके लिए आवश्यक होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि इंजन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है एरोप्लेन के अंदर, तो जो इंजन है उसको भी जो भारत का CSIR, आप जानते होंगे ये नेशनल एरोनॉटिकल जो लेबोरेटरी है NAL, और CSI यानी काउंसिल फॉर द साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट, तो ये जो है इनके द्वारा जो है मिलकर के बनाया जा रहा है। और एनडीए मैंने आपको बता दिया था, ये होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इस पर कार्य जो है हो चुका है, ये एनडीए हो चुके हैं जितना मैंने आपको बताया है। भारत सिर्फ अब जो एयर फ्रेम नहीं है बल्कि पूर्ण इंजन इकोसिस्टम जो है और उसका R&D भी भारत के अंदर ही लगातार हो रहा है। असेंबली से तकनीकी हस्तांतरण तक का जो रास्ता वो कैसे तय हुआ है, वो होगा जैसे असेंबली, उसके बाद में कंपोनेंट लोकलाइजेशन, फिर आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और फिर आता है फुल आईपी और डिजाइन वगैरह जो है वो भारत के ही होने वाले हैं। शुरुआती असेंबली हब के रूप में होगी, लेकिन लक्ष्य पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण तक होकर के जो है आने वाला है। तो धीरे धीरे से जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के अंदर हो जाएगी, तो बाद में हम इनको और ज्यादा रिफाइन करने के बाद में, या कहो कि रिवर्स इंजीनियरिंग इनकी करने के बाद, वही जो चाइना वाला सिस्टम है उससे फिर हम इनको और ज्यादा अच्छा कर लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमने ब्रह्मोस के अंदर किया है। अब जैसे सर्टिफिकेशन है, एम्ब्रेयर जैसी कंपनियां के आने से भारत को जो अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेशन का जो एक्सेस है वो हो जाएगा। अब बैकवर्ड इंडिकेशन वही है, कंपोजिट एलाय और एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर का जो निर्माण है वो अगर भारत में होता है तो धीरे धीरे हम भी जो है इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएंगे, या दुनिया का जो एविएशन सेक्टर है उसकी सप्लाई चेन में भारत अपनी एक अच्छी भूमिका जो है वो निभाना प्रारंभ कर देगा। आगे देखना, आज की दुनिया जो है मल्टीपोलर हो चुकी है। रूस के पश्चिम देशों से अच्छे संबंध नहीं है, उसके बावजूद भी चाहे तो रूस हो, चाहे तो यूरोप हो, या फिर अमेरिका हो, ये सारे के सारे भारत के अंदर आ रहे हैं, और एक तरीका से डी रिस्किंग जो है वो बिना किसी जोखिम के जो है भारत के अंदर लगातार जो है वो निवेश कर रहे हैं, और जिससे भारत जो है एक अच्छा पार्टनर बनकर सबका उभरा है, और जिसमें हमारा जो है बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। वैश्विक एक अधिकार, और शुरू में जो मैंने आपको बता दिया कि देखो इसके पीछे कारण एक ही है कि हर देश को चाहिए कि भी उसकी इकोनॉमी ग्रो करे, और उसके लिए चाहिए कंजप्शन। अगर कंजप्शन उनके देश में नहीं है तो वो मिलेगा भारत में, और भारत का बाजार बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए सारे जो देश हैं वो अपनी शत्रुता भुला करके भी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए तैयार है। अब देखना वही है कि वेस्ट के अंदर बोइंग और एयरबस जो है वो पहले ये चलती थी, और चाइना के अंदर आप जानते होंगे जो कोमेक है, कोमेक जो चाइना का है, इसको बोलते हैं एक तरीका से कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, है ना। तो ये जो है अमेरिका के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड, या फिर वहां तो प्राइवेट जैसा मानिए सरकारी ही होगा सब कुछ, तो सरकार के उसमें ही ये काम करता है। उसी तरीका से भारत भी जो है अब इस पूरी जो डुओपोली है, डुओपोली का मतलब होता है कि वेस्ट जो है या तो उनके पास गिनी चुनी कंपनी थी या फिर चाइना, लेकिन अब भारत जो है इसके अंदर अपने आप को ग्लोबल साउथ के साथ एक हब बना करके, अगर आप जानते होंगे ग्लोबल साउथ के पीछे मैंने कई सारी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि ग्लोबल साउथ अगर गूगल करके पढ़ लेना कितने सारे कंट्री हैं, और भारत बार बार जो है वो ग्लोबल साउथ करता रहता है, उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, अलग अलग वीडियोस में मैंने बता दिए हैं। चीन का मैंने बता दिया कि जिस तरीके से चीन के अंदर कोमैक्स है, उसी तरीके से भारत के अंदर भी ये सब निर्माण हो रहा है। अब ब्राजील और रूस के साथ मिलकर के जो भारत है वो ग्लोबल साउथ का जो तीसरा विकल्प जो है वो लगातार बना रहा है, और ये जब हम सस्ता बनाएंगे भारत के अंदर, तो अफ्रीका हो या फिर हम कहते हैं कि जो ग्लोबल साउथ है उसके अंदर लगभग सारे कॉन्टिनेंट के कंट्री आ जाते हैं, तो उनके अंदर हम जो है इस सस्ते रेट पर इनको फिर एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे। अब देखना, रोजगार, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो लोग हैं उनको नए नए अवसर मिलेंगे, और जो उनकी स्किलिंग है वो भी होने वाली है। सप्लाई चेन एमएसएमई को जो बड़े ऑर्डर और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है उनका अनुभव हो जाएगा। अब भारत विदेश नहीं बल्कि गुजरात और अपने देश के जो अलग अलग स्टेट हैं उनके बीच में ही अब प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिलेगी कि हर राज्य सोचेगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उनके राज्य में लगनी चाहिए, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है उनके राज्य में आना चाहिए, ताकि उनके राज्य के जो युवा हैं उनको ज्यादा रोजगार मिले। तो ये अच्छे संकेत है, याद रखना ये अच्छे संकेत हैं। और जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो वही है कि केंद्र राज्य संबंध, तो जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो इससे बेस्ट एग्जांपल और देखने के लिए क्या मिलेगा कि आज राज्य और राज्य के बीच ही कंपटीशन नहीं, केंद्र और राज्य के बीच में जो कंपटीशन है वो देखने के लिए मिलेगा।
राज्य इन इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ बुलाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और आने वाले समय में ये विकास के इंजन बनने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि दुनिया के लिए निर्माण, अब भारत जो है पूरी दुनिया के लिए एक हब बनकर के उभरेगा। जैसे क्यों? क्योंकि हम कोस्ट कटिंग के हिसाब से विमान बनाएंगे जो पूरी दुनिया में एक तरीका से एफिशिएंट भी होंगे और सस्ते भी होंगे। तो उनको हम अफ्रीका हो या फिर मिडिल ईस्ट हो या फिर आसियान की कंट्री हो, वहां पर आसानी से जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे। घरेलू मांग पूरी होने के बाद भारत जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएगा अफ्रीका, आसियान, ये जो मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट के अंदर। कम लागत और उच्च उपयोगिता वाले जो विमान हैं वो विकासशील देशों के लिए सबसे आदर्श होने वाले हैं। रूस ने, वैसे मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाई थी कि रूस ने हमें 300 सीटर विमान जो है उनके भी ऑफर दिए हैं कि हम आपके यहाँ पे इनका जो निर्माण है वो एक साथ करने वाले हैं और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हम करेंगे। लंबी रेस का घोड़ा है भारत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी जो है इसके लिए डेवलप की गई। 2026 में फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 जो है ये सिविल एविएशन का विमान जो है भारत के अंदर बन रहा है, गुजरात के अंदर, मैंने बताया भी है इसमें। 2030-35 एंगेजिंग टेक मैच्योरिटी जो है वो भारत के अंदर 2030 से 35 के बीच में आ जाएगी और 2040 तक जो है भारत का जो उद्देश्य है कि हम नेट एक्सपोर्टर बन जाए पूरी दुनिया के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए। अब देखना एविएशन इंडस्ट्री का जो जेस्टेशन पीरियड जो मैंने शुरू में बताया है कि जो जेस्टेशन पीरियड का मतलब समझ रहे हैं ना, मैच्योरिटी पीरियड जो है वो आता है 20 से 30 साल के अंदर। और 30 साल या 20 साल के बाद आप सोचिए कि भारत में क्या होने वाला है, आप इसको अनुमान नहीं लगा सकते। यानी कि हम भारत को जो कहते हैं ना कि भाई हम 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, तो वो सिर्फ हवाई हवा नहीं है, उस पर कार्य हो रहा है। लेकिन वही है कि भाई भारत है तो कुछ तो थोड़ा बहुत चलेगा, है ना। अब बात जो है वो दुनिया के जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो भारत की ओर जो है लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। कारण मैंने आपको बता दिया है शुरू में, कारण क्या है, भारत अब टेक ऑफ मोड में आ चुका है और यहां से आप 20 साल बाद आप देखेंगे भारत जो है नेट एक्सपोर्टर बन जाएगा। चाहे तो वो विमान जो सामान ले जाने वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं कार्गो, उनके निर्माण में हो या सिविल एविएशन इंडस्ट्री के उसमें हो, भारत जो है वो आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया में एक ग्लोबल हब जो है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरने वाला है। उसका कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि चाइना जो है उसकी अपनी एजिंग हो रही है, उसका जो देश है वो लगातार बूढ़ा हो रहा है और भारत के पास में ये जो डेमोग्राफी डिविडेंड है ये आने वाले अभी 10 से 20 साल रहने वाला है। और यही वो टाइम होगा कि जहां अभी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, वो आने वाले 20 साल के अंदर 25 से 30 ट्रिलियन अगर हम करते हैं तो हम दुनिया की दूसरी या पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और ये पॉसिबल है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही है, अपना भारत आगे बढ़ रहा है। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश हमेशा रहेगा और इस देश के जो लोग हैं वो हमेशा रहेंगे और इस देश की जो सभ्यता है वो हमेशा रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से रीच बढ़ती है। आज के लिए इतना ही, आपने वीडियो देखा इसलिए